अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है एस्ट्रोनॉमर्स यूजुअली मेजर्स एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होते हैं जैसे स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस, वो बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस इन लाइट ईयर्स। डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू बन सकता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। तो बच्चे ईयर देखकर फौरन समझते हैं टाइम का यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर एक्चुअली में डिस्टेंस का यूनिट है। याद रखिएगा क्या होता है वो लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। लाइट जब एक साल में जितना डिस्टेंस, लाइट कितनी तेज है, वो एक साल चलती रहे तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। अब उसने एक तो हमें बता दिया कि एक साल की बात कर दी, तो टाइम कितना है जी 1 ईयर। लेकिन आपको मालूम है टाइम का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो सेकंड है, तो हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक दिन में, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 365 से मल्टीप्लाई करके डेज आ जाएंगे। हर दिन में आपको मालूम है 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो फिर हमारे पास टाइम आएगा सेकेंड्स में और ये आ जाएगा 3153600 सेकेंड्स। तो एक साल में इतने सेकेंड्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, दूसरी चीज उसने क्या बताई है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸8 मीटर्स पर सेकेंड। अब वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द 1 लाइट ईयर इन मीटर्स। तो वो लाइट ईयर डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे कि एक लाइट ईयर डिस्टेंस में कितने मीटर्स होते हैं। तो डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखिए स्पीड दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस पूछे तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, S = VT। डिस्टेंस जो है वो स्पीड इंटू टाइम के बराबर होता है। अब यहाँ V क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं तो हम V की जगह C लिख देते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट है, उसके लिए स्पेशल सिंबल हम देते हैं। लीजिए अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। C स्पीड ऑफ लाइट थी वो 3 × 10⁸8 है। टाइम 1 ईयर था लेकिन सेकेंड्स में पुट करेंगे तो 3153600 सेकेंड्स। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा मैं ऊपर चेक कर लूँ, यही है वैल्यूज़। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.5 × 10⁻15 मीटर्स आर इन 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर इतने मीटर्स के बराबर होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए भी याद होना चाहिए कि अगर पूछ लेता है कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं तो 9.5 × 10⁻15 मीटर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। एंड हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। और एक सेकंड में कितने साल होते हैं, या एक सेकंड में साल का कितना हिस्सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड में हम लोगों ने लिख दी। अब जरा देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। भाई ये एक्चुअली मैं पहले फाइंड आउट कर चुके हैं ना। एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। ठीक है, और एक दिन में, एक डे में 24 आवर्स, और एक और में 60 मिनट्स, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो अगर आपने एक साल में सेकेंड्स निकालने तो बस आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होंगे भाई, 1 ईयर में होंगे 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज आ जाएंगे। हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आंसर आ जाएगा 3153600 सेकेंड्स। लीजिए इतने सेकंड्स आ गए। साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 3.1536 × 10⁻7 सेकेंड्स। लीजिए इतने सेकंड्स होते हैं एक साल में। अच्छा, अब कहता है एक सेकंड में कितना साल होता है ये बताइए। तो पहले हम इसी को दोबारा लिख लेते हैं। एक साल में सेकंड कितने होते हैं, 3.1536 × 10⁻7 10⁻7 सेकेंड्स। ठीक है,
तो हमें 1 सेकंड में साल देखने, तो इधर 1 चाहिए ना, तो हम इसको उधर जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो इधर क्या रह जाएगा 1 सेकेंड, और जब ये उधर जाकर डिवाइड होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 31536 इंटू 10⁻⁷ और ईयर्स आ जाएंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.17 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स। 1 सेकेंड में साल का सिर्फ इतना सा हिस्सा होता है, 3.17 इंटू 10⁻⁻8 ईयर्स। ठीक है, चले जी आगे चलते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो थर्ड न्यूमेरिकल कहता है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। तो यूं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, जाहिर है उसकी कुछ विड्थ भी होगी और उसकी कुछ लेंथ भी होगी। ठीक है, तो उसने लेंथ और विड्थ बताई है। लेंथ कितनी है 18.3 सेंटीमीटर, इसको मैं गिवन डाटा में लिख देता हूँ, और विड्थ कितनी है 14.60 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट। अच्छा, अब एरिया फाइंड आउट करना है, देखने में तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि आपको एरिया निकालना आता है, वो तो सबको पता है लेंथ इंटू विड्थ होती है। वो ये देखना चाह रहा है कि आपको आंसर को करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना आता है या नहीं आता। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं, एरिया तो पहले फाइंड आउट कर लें भाई। रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है 18.3, विड्थ कितने हैं 14.60, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 267.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट ये होता है। अब कितने आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि जो सबसे गरीब होता है उसका ख्याल रखना, और सबसे गरीब या सबसे पुअर मेजरमेंट कौन सी होती है, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आ रहे हैं आपको 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4। ये 0 जो डेसिमल के बाद होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, 4 हो गए। तो पुअर मेजरमेंट ये हुई, इसमें कम सिग्निफिकेंट है, तो हम आंसर में भी इतने ही रखेंगे। यानी आंसर में हम 1 2 3 यहाँ तक रख सकते हैं आंसर। तो हमें इस 1 8 को हटाना है। आपको पता है 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो उसको सीधा सीधा हटा देते हैं, 1 कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर बनेगा 267 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, इट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि जो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू थी 18.3 उसमें भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे थे। ठीक है, चलिए जी फोर्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग मैसेज इन किलोग्राम। इनको ऐड करना है, तो सिंपल एडिशन है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। उसने बोला अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। जो प्रिसीजन है आंसर की वो आपने सही लिखनी है। तो सबसे पहले तो इनको ऐड कर लेते हैं ना। तो हमें 4 मासेस दिए हमें गिवन डाटा में, वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। फाइंड क्या करना है, सम ऑफ मैसेस फाइंड आउट करना। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, टोटल मास बड़ा सिंपल तरीका है, सारों को ऐड कर देंगे। 3.197 प्लस दूसरा कौन सा है 0.068, थर्ड कौन सा है 13.9, फोर्थ कौन सा है 3.28। तो हमारा फाइनल आंसर जब आप कैलकुलेटर में करेंगे वो 20.445 आ जाएगा। ठीक है, अब इस आंसर में आपने कहां तक आंसर को राउंड ऑफ करना है, ये असल सवाल है। तो अब आपने देखा आप ऐड कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल अलग था, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखते, उसमें हम देखते हैं कि डेसिमल प्लेसेस सबसे कम किसके पास है। देखिए इसके पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसके पास भी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसके बाद डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, एक ही है, और इसके बाद डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं। तो ये 3, ये 1 और ये 2, सबसे पुअर कौन सा ये है। तो हमने सबसे गरीब का ख्याल रखना है। तो जिस पुअर मेजरमेंट में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं हम आंसर में भी उतने ही रखेंगे। तो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस इसमें आ रहे हैं, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक प्लेस ही अलाउ होगी। तो हम 20.445 में से 4 और 5 को हटा देंगे। तो जब हम 4 और 5 को हटाएंगे, राउंड ऑफ के रूल्स लगा अगर हटाना है आपने, तो हमारा आंसर बनेगा 20.4 kg। क्योंकि 4 को हटा रहे हैं वो 5 से छोटा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 कैरी नहीं होगा। तो ये हमारे पास आंसर आया। तो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, एक है। ठीक है,
इट हैज़ 1 डेसिमल प्लेस। क्यों भाई? क्योंकि जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज हमारी वैल्यू थी 13.9, उसमें भी डेसिमल के बाद एक ही प्लेस थी, इट हैज़ 1 डेसिमल प्लेस, तो हमारे आंसर में भी एक ही डेसिमल प्लेस होगी। लीजिए चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.01 होता है, ये गिवन डाटा में पहले ही हम लिख देते हैं। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर और लेंथ है ये रिस्पेक्टिवली वो कितनी कितनी है? वो 1.22 और 5.35 है। तो ये भी लिख देते हैं। डायमीटर है 1.22 सेंटीमीटर और लेंथ है 5.35 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है? कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम और अनसर्टेनिटी। भाई वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है और अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये जब भी कैलकुलेशन करनी है दोनों अलग अलग करनी है। ठीक है, तो पहले तो मैं सिलेंडर बना देता हूं आपके सामने। ये है सिलेंडर, ठीक है, ये है इसका डायमीटर d और ये है इसकी लेंथ l। इस सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई d/2 स्क्वायर इनटू l। ये इसका वॉल्यूम का फार्मूला, ये आपको पता होना चाहिए, जाहिर है। तो अब जरा वॉल्यूम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास किसके बराबर आएगा? वॉल्यूम बराबर आएगा इस फार्मूला से, पाई 3.14, डी डायमीटर है 1.22 डिवाइडेड बाई 2 और उसका स्क्वायर इनटू लेंथ, और लेंथ भी हमारे पास है 5.35। जब आप ये सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर में तो आपका आंसर आएगा वॉल्यूम का 6.25 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले एरिया निकाल रहे थे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा था, अब क्यूबिक आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टोटल आंसर। ठीक है, अब अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हैं। अब अनसर्टेनिटी के लिए आपके पास रूल क्या था? इस फार्मूला को मैं फिर से लिख रहा हूं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई d/2 उसका स्क्वायर और l। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, अगर मैं ब्रैकेट खोल के लिखूं तो ये बन जाएगा π/4 d स्क्वायर l, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आएगा, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। ऐसे मैंने क्यों लिखा मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, इस इक्वेशन से हम अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, यानी ये वॉल्यूम किसके बराबर आएगी? ये आगे देखते हैं π/4। भाई π/4 में तो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो इसको तो निकाल दें। ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। लेकिन फिर एक और रूल भी बताया था, अगर किसी वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा हो तो उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को याद रखना, यहीं से सारी कैलकुलेशन होनी है। तो चलिए सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे डायमीटर में। ठीक है, तो डायमीटर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको फार्मूला बताया था। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, आपने पूरा लिखना परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मैं जरा शॉर्ट करके लिख रहा हूं टाइम कम होने की वजह से। वो किसके बराबर होगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब लीस्ट काउंट तो वर्नियर कैलिपर का 0.01 है, वो तो हमें मालूम है, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट डायमीटर की। भाई डायमीटर की मेजरमेंट ये दी हुई है 1.22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इधर पुट करते हैं 1.22 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये आंसर टोटल आ जाएगा 0.82%। लीजिए, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई डायमीटर में। ठीक है, अच्छा अब हम लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, वही फॉर्मूला होगा लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब लीस्ट काउंट वही है 0.01, लेकिन लेंथ की मेजरमेंट कितनी थी ऊपर जाकर देखते हैं 5.35 थी। तो ये जी 5.35 मल्टीप्लाई बाय 100
और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.19%। लीजिए, ये जो दोनों आंसर्स हैं, ये वाले आंसर्स, इनको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम वॉल्यूम में निकाल रहे थे ना, वो किसके बराबर थी? 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर, क्योंकि 2 से जो मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फार्मूला में ये देखिए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। 2 इंटू डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.82 प्लस लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 0.19 है। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ जाएगी 1.83%। लीजिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में निकाल ली, लेकिन ये परसेंटेज है, यानी ये 100 में अनसर्टेनिटी है, परसेंटेज है ना। हमें किस में अनसर्टेनिटी चाहिए भाई? हमने तो ये जो वॉल्यूम निकाला है इसमें अनसर्टेनिटी चाहिए ना। इसमें कितनी अनसर्टेनिटी होगी? तो हम अब वही फार्मूला रिवर्स करके अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या था? परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इधर मैंने लिखा परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम लोगों ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? पहले मैं लिख देता हूं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो वो किसके बराबर होगी? परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 100। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है वो तो भी मैंने निकाली, 1.83, मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट कितना है? वो मेजरमेंट जिसमें हम एरर फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो तो है 6.25, तो ये आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाय 100। ये जी इसका टोटल आंसर आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी है तो यूनिट वही होगा। तो अब रिजल्ट में हम लोगों ने वॉल्यूम का टोटल आंसर निकला है, उसमें पहले वॉल्यूम जो फाइंड आउट किया है वो लिख लेते हैं। कितना वॉल्यूम फाइंड आउट किया है? 6.25 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी फाइंड आउट की है? 0.11 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। अब वो कहता है कि ये हमारे पास इक्वेशन है, चेक करें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो जी हम कैसे चेक करेंगे? पहले तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ रहा है? VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। तो हमें VF स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है और VI स्क्वायर की डायमेंशन निकालनी है। तो हम देखते हैं जी इसकी क्या डायमेंशन है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर की डायमेंशन मैं यूँ लिख देता हूँ कि हमने इनकी डायमेंशन निकालनी है। तो आपको मालूम है VF वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड को अगर डायमेंशन में लिखें तो LT-1 और साथ उसका स्क्वायर आ जाएगा। और फिर VI क्या है? वो भी तो वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड ही होगी, तो उसकी डायमेंशन लिखेंगे तो LT-1 ही होगी और उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा L स्क्वायर T⁻², जब ये स्क्वायर की पावर दोनों पर आ जाएगी। और आगे जो है वो भी बन जाएगी L स्क्वायर T-2। अच्छा, अब ये माइनस होकर 0 नहीं आ जाएगा आंसर। आपको मालूम है डायमेंशन इस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो अगर आप इनको माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों डायमेंशन सेम होनी चाहिए, सेम ही हैं, तो आंसर यही आएगा L स्क्वायर T-2। यानी ये हमारे पास डायमेंशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड पर हमारी इक्वेशन में क्या आ रहा है? 2AS। तो 2AS में इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है जी? LT-2। और S क्या है? डिस्टेंस लेंथ होती है, उसकी L होती है। ये L से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? L स्क्वायर और आगे T-2। देखा आपने, राइट हैंड साइड की डायमेंशन वही आ रही है जो लेफ्ट हैंड साइड की है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर आ रही है, लिहाजा ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल कंसिस्टेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं जी
सेवेंथ क्वेश्चन कहता है ये जो इक्वेशन है आइंस्टाइन की इज इक्वल टू mc², इसके बारे में चेक करेंगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर कौन आ रहा है भाई? लेफ्ट हैंड साइड पर एनर्जी आ रही है, ऐसे ही है ना, ई आ रहा है। और एनर्जी की डायमेंशन हम जानते हैं, वो मैंने आपको उस टेबल में लिखवाई थी, ml2t-2। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। राइट साइड पर क्या आ रहा है जी? राइट साइड पर mc² आ रहा है। तो राइट हैंड साइड पर mc² आ रहा है। इसकी डायमेंशन देखते हैं। m क्या है? मैस, उसकी डायमेंशन m होती है। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। भाई स्पीड ऑफ लाइट है तो स्पीड ही ना, स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या होगी? lt-1। ये बहुत दफ़ा आ चुकी है, लेकिन साथ उसका स्क्वायर भी आ रहा है तो स्क्वायर लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। m तो एज इट इज़ रहेगा, सॉल्व होकर जब l का स्क्वायर लेंगे तो l स्क्वायर आ जाएगा। t-2 का जब स्क्वायर लेंगे, सॉरी t-1 का, तो वो t-2 आ जाएगा। इसको इकट्ठा लिखते हैं, बनेगा ml² t-2। अब गौर करें, ये डायमेंशन जो इस साइड की आई है लेफ्ट हैंड साइड की भी वही थी, तो इसका मतलब दोनों डायमेंशंस बिल्कुल आपस में करेक्ट हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर हुई राइट हैंड साइड की डायमेंशन के। इसका मतलब E इज इक्वल्स टू mc² इज डायमेंशनली करेक्ट। बिल्कुल सही है। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये होता है सिंपल पेंडुलम, आप लोग जानते ही हैं। उसको यहाँ जाकर डिस्प्लेस करें तो फिर वो इधर ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। और अब हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करेंगे। ये भी हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि डायमेंशनल एनालिसिस से किस तरह से हम एक पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भाई वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। अच्छा, जो हमारे जहन में फैक्टर्स आते हैं वो ये है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर सकता है। ये जो बॉब है इसका मास क्या होगा? ये जो टाइम पीरियड है ये इस पेंडुलम की लेंथ पर भी डिपेंड कर सकता है, ये एंगल पर भी डिपेंड कर सकता है। यानी हमारी जो इंट्यूशन है, हमारी अकल यही कहती है कि हो सकता है मैं यहाँ लाकर छोड़ूं तो और टाइम पीरियड हो, करीब छोड़ूं कम एंगल बनेगा तो और टाइम पीरियड होगा। और फिर हमारा ये टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल फील्ड पर भी डिपेंड कर सकता है, जी पर। अब हमें यह भी नहीं मालूम कि ये मास पर डिपेंड करेगा, तो क्या मास पर डिपेंड करेगा या मास के स्क्वायर पर या अंडर रूट पर? तो पावर क्या होगी नहीं पता, तो हम खुद ही पावर सपोज कर लेते हैं इन सारे वेरिएबल्स की, A B C D यूं करके हम सपोज कर लेते हैं। अब आपको मालूम है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, यहाँ इक्वालिटी लाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आगे रह जाएगा m की पावर A, L की पावर B, थीटा की पावर C और G की पावर D। लीजिए, अब हमें ये मालूम है इस इक्वेशन में, अगर ये इक्वेशन दुरुस्त है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन होगी वो राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन होगी। और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या डायमेंशन है? लेफ्ट हैंड साइड पर तो टाइम है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी, और दूसरी तरफ जो डायमेंशन होगी, जैसे मास की डायमेंशन जो भी उसकी पावर होगी, लेंथ की डायमेंशन तो L होगी, उसकी पावर B, थीटा की डायमेंशन आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा, इधर मैं लिख देता हूं, हमने पढ़ा था S इज इक्वल्स टू R थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू S ओवर R। तो S क्या है? L, नीचे R क्या है? L, तो ये तो बन जाएगा L माइनस L। तो इसका मतलब थीटा की डायमेंशन हम फिलहाल लिख देते हैं L इंटू L माइनस 1, और इसकी पावर C आ जाएगी, और साथ G है। और G जो है, मैं पहले इसको मिटा दूं एक दफ़ा, G जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से डायमेंशन बनी LT-2, और उसकी पावर क्या है? उसकी पावर है D, तो ये लिख देते D। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो कांस्टेंट m की पावर A, L की पावर यहां से आ जाएगी B, फिर इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो L की पावर C, L की पावर माइनस C जब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, फिर L की पावर D, ये मल्टीप्लाई होंगे तो, और फिर T की पावर -2 जब D से मल्टीप्लाई होगी तो T की पावर -2D। ठीक है, ये तो हमारे पास पावर्स आ गई। थोड़ा सा इनको
सॉल्व करते हैं। कांस्टेंट m की पावर a, अब l सेम बेस है तो इनकी सारी पावर्स एक साथ लिख सकता हूं, b प्लस इसकी c, फिर आगे माइनस c, फिर इसकी d, और एंड पर t की पावर माइनस 2d रह जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं एक काम करते हुए देखिए, इस साइड पर आपको सिर्फ t नजर आ रहा है ना, मैं थोड़ी देर के लिए m और l भी लिख देता हूं, लेकिन क्योंकि वो है ही नहीं तो उनकी पावर 0 लिख देता हूं। ठीक है, यूं कंपैरिजन हमारे लिए जरा इजी हो जाएगा। कांस्टेंट m की पावर a, देखिए ये c माइनस c गया तो ये l की पावर क्या आ गई, b प्लस डी, और साथ t की पावर क्या आ गई, माइनस 2d। लीजिए, अब वक्त आ गया कि हम कंपैरिजन करें, और वो कंपैरिजन किस तरह से करेंगे। आपको मालूम है ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और वो तभी हो सकता है जब लेफ्ट हैंड साइड पर जो डायमेंशन हो, राइट हैंड साइड पर भी वही डायमेंशन हो। और अगर m की पावर इधर a है तो फिर इधर भी m की पावर a ही होना चाहिए, तो यहां से कंपेयर करके तो हम a के बारे में कह सकते हैं a इज इक्वल टू 0, फिर ही दोनों तरफ m की डायमेंशन बराबर होगी। उसके बाद देखें, यहां l की पावर क्या है, b प्लस डी, उस तरफ l की पावर क्या है, 0, ये भी आपस में बराबर होंगे, तभी दोनों तरफ की डायमेंशंस बराबर होंगी। और यहां t की पावर क्या है, माइनस 2d, और यहां t की पावर क्या है, 1, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अब देखें, a तो आ गया, यहां से हमारे पास d आ सकता है, d किसके बराबर आ गया, ये माइनस 2 से जाकर डिवाइड होगा तो माइनस 1/2 आ जाएगा। और इस d की वैल्यू अगर मैं इधर पुट करूं माइनस 1/2, तो फिर माइनस 1/2 उधर जाकर प्लस 1/2 हो जाएगा, तो मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई। ये a b d ये वैल्यूज मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ऊपर वाली कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, ये वाली। ठीक है, तो मैं इसको एक दफा नीचे लिख देता हूं, t इज इक्वल टू कांस्टेंट m की पावर a थी, l की पावर b थी, थीटा की पावर c थी, और g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की पावर d थी। ये वैल्यूज पुट करते हैं, m की पावर a कितना है, 0, तो इसकी पावर 0 आ जाएगी। l की पावर b कितना है जी, 1/2। उसके बाद थीटा की पावर c। अब थीटा के बारे में हमने देखा कि वो किसके बराबर है, वो तो डायमेंशनली l इंटू l माइनस 1 है, तो ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं 1 और उसकी पावर c। और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसकी पावर d है, d कितना है, माइनस 1/2। चलिए जी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। m की पावर 0 भी तो 1 हो जाएगा, ये वैसे ही 1 की पावर कोई भी हो वो 1 ही होती है, तो हमारे पास बाकी क्या रह गया, कांस्टेंट l की पावर 1/2, ये g की पावर माइनस 1/2 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो उधर जाकर ये भी 1/2 हो जाएगी। इन दोनों पावर्स क्योंकि सेम है तो एक ही दफा l ओवर g के ऊपर लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 को हम अंडर रूट कहते हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट l ओवर g। लीजिए, ये टाइम पीरियड का फार्मूला, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। लेकिन क्या हमें कांस्टेंट पता चल सकता है, मैंने आपको बताया था कि यू कैन नॉट फाइंड कांस्टेंट यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो फिर हम कैसे करेंगे इसको भाई, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेरिमेंट से। और जब हमने एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया तो ये आया था 1/2 पाई, और आप जानते हैं कि एक्चुअली में पूरा फार्मूला टाइम पीरियड का क्या है, 1/2 पाई अंडर रूट l ओवर g। तो बच्चों, ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए बहुत डिटेल में। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।